गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विषय में पढ़ेंगे। ये आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से अगला टॉपिक है। वैद्युत द्विध्रुव पहले समझते हैं क्या होता है। देख, मान लो कि दो आवेश हैं, एक Q और एक Q। द्विध्रुव क्या होता है? दो आवेश सेम परिमाण के होंगे, मतलब दोनों का मान कितना होगा? बराबर होगा, पर एक विपरीत, इनकी प्रकृति विपरीत होगी। एक माइनस का होगा तो एक प्लस का। दो बराबर मान के आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति के, एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे हों। अल्प दूरी मान ले हमने, ये कितनी होती है? 12। बहुत अल्प, बहुत कम दूरी होती है, नगण्य, मतलब बहुत जीरो नहीं होती, लेकिन जीरो के बराबर मान सकते हैं हम इसे। तो अगर ऐसे दो आवेश किसी निकाय में रखे हैं जिनके मान समान हैं लेकिन उनकी प्रकृति विपरीत है और एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जैसे NaCl, HCl, H2O आदि। इसमें फिर आएगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होता है? किसी भी एक आवेश का, कोई भी एक आवेश ले लो Q, क्योंकि दोनों के मान बराबर हैं, और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को, बीच की दूरी कितनी है? 2L, तो गुणा 2L। किसी भी एक आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहाँ से इसका मात्रक आप लिख सकते हो। Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। अगर आप इसकी यहाँ से बीमा निकालना चाहो तो बीमा कितनी होगी? Q की कितनी होती है? आवेश की AT, और लंबाई की कितनी होती है? L। तो इसकी बीमा कितनी हो जाएगी? LTA। ऐसे भी लिख सकते हैं, ATL। ये इसकी क्या है? बीमा है। आप इससे इसकी परिभाषा बना सकते हैं। किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा ऋण से धन की ओर होती है। इसकी जो दिशा होगी वैद्युत द्विध्रुव P की, हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होगी। अब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका हम देखेंगे कि वो कैसे होता है। इसकी दो स्थिति संभव है। पहला क्या होता है? अक्षीय तथा अनुदैर्ध्य स्थिति, एंड ऑफ पोजीशन। दूसरी होती है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। पहले इसमें एक वर्ड है अक्षीय, एक है निरक्षीय। पहले इन दोनों में अंतर कर समझ लेते हैं क्या होता है। अक्षीय स्थिति होती है, मान लो ये दो आपके पास आवेश है, -Q प्लस Q। ये इसका मध्य बिंदु है O। तो इसके अनुदिश, इस अक्ष के अनुदिश कोई बिंदु होगा P। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसके, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L। तो मध्य बिंदु तो ये L हो गई, ये भी L हो गई। हमने मान लिया O से P के बीच की दूरी कितनी हो गई? O से P के बीच की दूरी हो गई R। प्लस के आवेश के कारण जो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो होगी E1, और जो माइनस के आवेश के कारण उत्पन्न होगी वो होगी E2। ये P से बाहर की तरफ जाएगी क्योंकि ये प्लस आवेश और माइनस आवेश की तरफ को चलती है, तो -E2 किधर को चलेगी?
माइनस आर इसकी तरफ को अंदर हो जाएगी। अब हम मान लें इनके बीच की दूरी कितनी है, प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी, पूरी दूरी आर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है एल, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आर माइनस एल। और माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी देखें तो ये ओ से पी की कितनी दूरी है आर, और आगे कितनी है क्यू से ओ तक एल, तो यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी हम लें तो ये कितनी हो जाएगी आर प्लस एल। ठीक है, ये होता है अक्षीय स्थिति। अगर निरक्षीय स्थिति लेनी हो तो वो ऐसे लेते हैं, मान लो ये माइनस क्यू आवेश है प्लस क्यू आवेश है, कोई बिंदु लेना है, मान लो वो बिंदु यहाँ है पी, तो यहाँ पर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो इस अक्ष से कहीं अलग हो, अक्ष पर ना हो। अगर यदि अक्ष पर लेंगे तो वो अक्षीय स्थिति होगी, अक्ष से अलग कहीं लेंगे तो उसे हम निरक्षीय स्थिति बोलेंगे। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अक्षीय स्थिति के बारे में। निरक्षीय स्थिति के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए माइनस क्यू से प्लस क्यू तक एक आवेश है, इसके बीच की दूरी एल की दूरी कितनी होती है पूरी 12 होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की दूरी 12 होती है। जिसका मध्य बिंदु ओ है तो ये क्यू माइनस क्यू से ओ की दूरी एल हो गई, और क्यू से प्लस ओ से प्लस क्यू की दूरी एल हो गई। और इस ओ से बिंदु पी तक के बीच की दूरी कितनी है आर। अब हमें प्लस क्यू से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो E1 होगी, प्लस के ये प्लस धनात्मक चार्ज से हो रही है तो ये विपरीत दिशा में जाएगी प्लस क्यू से, इसलिए बाहर को जाएगी। और इनके बीच की दूरी प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी कितनी होगी पूरी देखो कितनी है आर, और ओ से क्यू की दूरी कितनी है एल, तो आर में से क्या घट जाएगा ये एल घट जाएगा, आर माइनस एल। और माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक आर है, और आगे क्यू से ओ की एल, तो आर प्लस एल, और ये माइनस क्यू के आवेश की ओर चलेगा, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं क्या कि आवेश ये बिंदु पी की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमेशा किधर की ओर चलेगी माइनस ऋण आवेश की तरफ चलेगी, तो ये इधर को जाएगी। इसे हम भाषा में ऐसे लिखेंगे, इसको हम भाषा में इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो अभी आपको मैंने यहाँ समझाया वही लिखा है। ऐसे याद करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये आवेश होता है और ये बीच की दूरी होती है। ये कितना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, E1 है तो इसे हम E1 बराबर लिखेंगे 1/4πε0। आवेश कितना है Q बटे, अब लेनी है बीच की दूरी, प्लस क्यू से E1 के बीच की दूरी कितनी है प्लस क्यू से कितनी है आर माइनस एल, यहाँ आ जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसे बोल देते हैं फर्स्ट, और इसकी दिशा जो है वो बी से किधर की ओर है पी की ओर, बी से पी की ओर। फिर हम लिखेंगे माइनस की आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे हम ये क्या मानी थी हमने E2, तो E2 बराबर क्या होगा 1/4πε0 Q बटे आर प्लस एल का स्क्वायर, क्योंकि इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 2। और इसकी जो दिशा है वो पी से किधर की ओर होगी ए की ओर होगी, पी से ए की ओर। माइनस क्यू से E2 के बीच की दूरी कितनी है पूरी आर प्लस एल, और इसकी दिशा किधर पी से ए की ओर है, दिशा किधर की ओर है पी से ए की ओर। फिर हम ज्ञात करेंगे बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, वो होगी E बराबर आपकी नेट निकल के आएगी E1 माइनस E2, इसमें से इसे घटाएंगे। अच्छा ये ऋण आवेश लिया है, यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमें परिमाण लेना है, ये चार्ज नहीं लेना, धनात्मक ऋणात्मक नहीं लेना है। ये तो हमें सिर्फ बता रहा है कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, एक माइनस एक प्लस। तो मान रखते हैं E बराबर E1 का मान रखेंगे 1/4πε0 Q/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/r प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ देखिए 1/4πε दोनों में है और ऊपर Q दोनों में, तो इसे हम ले लेते हैं कॉमन, तो
तो ये हो गया क्यू बटे 4πε0 अंदर बचा आपके पास क्या 1/r-l का स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर, ये और ये खोलेंगे हम a-b का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है a का स्क्वायर, a की जगह क्या r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और प्लस दोनों की गुणा का दुगना, तो 2rl माइनस ऐसे इसे खोलेंगे, माइनस आया तो यहाँ ब्रैकेट लेके चलेंगे हम एक r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और माइनस का साइन है तो माइनस दोनों की गुणा का दुगना और नीचे r माइनस l का स्क्वायर और r+l का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1/4πε0 इंटू क्यू। अब देखो ये हम ब्रैकेट खोलेंगे तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस अंदर का साइन चेंज कर देता, तो प्लस का r स्क्वायर माइनस का हो गया, प्लस का l स्क्वायर माइनस का लगेगा और माइनस का तो ये कैसा हो गया प्लस का 2rl। और नीचे हम इसे लिख सकते हैं r माइनस l r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ये कैसे लिख रहा हमने, देख हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a+b, तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे हमारे पास था r माइनस l का स्क्वायर और r+l का स्क्वायर, तो इसकी जगह ये इसकी जगह तो इसका स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। ये भी एक बार जुड़ा है एक बार कटा है, तो इन दोनों का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और पूरे के ऊपर भी स्क्वायर है तो एक स्क्वायर इसके पूरे के ऊपर आ गया। तो यही हमने यहाँ किया है, इसकी जगह कैसे लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो r प्लस का है r माइनस का कैंसिल हो गया, l प्लस का है l माइनस का है कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना बचा 2 और 2 कितने 4rl हो जाएगा। ये बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू, ऊपर कितना हो गया 2 और 2 4rl बटे में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ये बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2rl, 4 को लिखा 2 गुणा 2 बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1/4πε0। अब इस 1-2 को तो मैं लिख सकता हूँ, 2q को अंदर ले जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2q l और गुणा में ये 2r अलग लिख लिया, ये 2r जो था ये तो हमने यहाँ लिख लिया और 2ql इसे लिख लिया हमने एक साथ। 2ql इंटू 2r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरे की पावर 2, परंतु हम क्या जानते हैं q इंटू 2l। देखो ये q इंटू 2l या 2ql तो लिखा हुआ है जो किसके बराबर होता है p के, तो हम इस पूरे की जगह क्या रखेंगे यहाँ p रखेंगे नेक्स्ट लाइन में, तो हम लिखेंगे ये बराबर 1/4πε0। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा p इंटू 2r बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की पावर 2। अब आगमन में कि ये जो दूरी होती है ये 12 बहुत अल्प दूरी होती है, तो बहुत अल्प दूरी होगी तो l तो और भी 12 जब अल्प दूरी तो l तो उससे भी छोटी बहुत अल्प दूरी होगी, नगण्य 0 के बराबर होगी। तो क्या लिखेंगे परंतु l का मान r की अपेक्षा बहुत कम है, अर्थात l को कितना मान लेंगे हम 0। तो ये क्या हो जाएगा ये बराबर 1/4πε0 p इंटू 2r डिवाइड बाई
आर स्क्वायर माइनस एल की जगह रखेंगे जीरो स्क्वायर और पूरे की पावर जीरो। अब जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो ही होता है। तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा ये बराबर 1/4πε0 पी इंटू 2r बटे आर की पावर 2 और आर की पावर 2 की 2 कितना हो गया, आर की पावर 4। हम देखो आर की पावर यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 4, तो एक आर की पावर से 4 काटेंगे तो कितना बचेगा, आर की पावर 3। तो नेक्स्ट लाइन में कितना हो जाएगा 1/4πε0 2p बटे आर की पावर 3। ये किसका मान है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें पता है 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 और ऊपर आ जाएगा 2p बटे आर की पावर 3। तो इसका ये मान भी हम लिख सकते हैं और ये हमें प्रूव करना था। ये हमारा क्या है आंसर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसे आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। आपका टेस्ट होगा बीच में, मैं टेस्ट लूँगा तो उसकी भी तैयारी करनी है आपकी। मैं वो बताऊँगा कैसे आपका टेस्ट होना है, इसलिए आप भी अपनी तैयारी करते चलिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।